Hello, dear students. I hope you are fit and fine and you are doing your work sincerely and paying attention towards your study seriously. This is the time in which we will forward our syllabus, and I hope you will continue your study with me. Let's start the new topic, new chapter, that is the second chapter of history, nationalism in India, because this chapter is related to the first chapter in some ways. So I have started this chapter, and you will also read the chapter thoroughly with the help of these videos which I will provide you. Let's see. नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद या देश प्रेम की भावना ये वैसा ही है जैसे यूरोप में हुआ था। यूरोप वाले फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि देश प्रेम की भावना वहाँ पर राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण के साथ पूरी हुई थी। तो कुछ ऐसे देश भी थे जहाँ पर उपनिवेशी ताकतों का कब्जा था और उन उपनिवेशी ताकतों को भगाने के लिए अलग अलग जो उपनिवेशी कॉलोनियाँ थी उनके अंदर, उपनिवेशों के अंदर जो है लोगों ने स्ट्रगल शुरू कर दिया था और नेशनलिज्म की फीलिंग उनके मन में आने लगी थी, यानी देश प्रेम की भावना उनके मन में जागने लगी थी। उनको लगने लगा था कि अब हमें इन विदेशी शक्तियों का मुकाबला करना चाहिए, इन्हें अपने देश से बाहर निकालना चाहिए। ऐसा ही एक देश हमारा भारत भी है। जब यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हो रहा था, नेशन स्टेट्स का क्रिएशन किया जा रहा था, यूनिफिकेशन हो रहे थे, उस दौरान और अपनी ताकत को बढ़ाने की एक जो होड़ लगी हुई थी, उस समय पर भारत में जो अंग्रेजों का शासन था उसके खिलाफ एकजुट होने का भाव भी जागृत होने लगा था। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। एज यू हैव सीन, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। आप सबको पता ही है, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यूरोप में नेशनलिज्म की जो मॉडर्न फीलिंग है ये नेशन स्टेट के फॉर्मेशन के साथ ही जुड़ी हुई हैं। इट ऑल्सो मीन्ट ए चेंज इन द पीपल्स अंडरस्टैंडिंग हु दे वर। इसका भाव जुड़ा हुआ है लोगों की सोच के साथ कि वो कौन हैं। व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी, उनकी पहचान किससे जुड़ी हुई है, एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, और वो एकजुट हो कैसे हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कैसे हैं। न्यू सिम्बल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज फोर्ज्ड, न्यू लिंक्स रेडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज। अब नए नए सिंबल्स और आइकन्स यूज किए जा रहे हैं, नए नए प्रतीक चिन्हों निशानों का प्रयोग किया गया, नए गीतों का इस्तेमाल किया गया, नए विचारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे कि उनकी अलग अलग समुदायों की, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ की आपस में जो पहचान है वो एक दूसरे से एकजुट हो पाई, या फिर उन्होंने एक दूसरे दोबारा से अपने आप को एक दूसरे से जोड़ कर देखना शुरू कर दिया। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ द न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज ए लॉन्ग प्रोसेस। अब अलग अलग ज़्यादातर देशों के अंदर नए नए राष्ट्रीय पहचान की प्रक्रिया शुरू हो गई। अलग अलग देशों ने अपनी राष्ट्रीय पहचान को विकसित करने के लिए कोशिश शुरू की, जो कि एक लंबी प्रोसेस थी, यानी लंबे समय के बाद वहाँ के लोग ये रियलाइज़ कर पाए कि वो एक ही देश के निवासी हैं। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस अमर्ज इन इंडिया, भारत में ये जागरूकता कैसे आई। In India, as in Vietnam and many other colonies, the growth of the modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. भारत में वियतनाम और दूसरे देशों की तरह ही जहाँ पर दूसरे विदेशी शक्तियों का कब्जा था, मॉडर्न नेशनलिज्म आजकल की जो देश प्रेम की जो भावना है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ी हुई है। कैसे, यानी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट यानी साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ होने वाले संघर्ष के साथ देश प्रेम की भावना जुड़ी हुई। वियतनाम में भी ठीक ऐसे फ्रांसीसी कब्जा था और दूसरे देशों के अंदर भी, कई और देशों के अंदर जो यूरोपियन पावर्स हैं उनका वहाँ पर कंट्रोल था, और इंडिया में भी यूरोपियन पावर्स का कंट्रोल था। तो ये सारी जो देश प्रेम की भावनाएं हैं इन देशों के अंदर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ जुड़ गई थी। पीपल began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism। अब लोगों ने अपनी पहचान को विकसित करने की
खोजबीन शुरू कर दी और इस प्रोसेस में कॉलोनियलिज्म का जो स्ट्रगल था वो भी काम आया, क्योंकि उपनिवेशी ताकतों के खिलाफ जब हमने संघर्ष शुरू किया तो एक दूसरे के साथ अपनी तकलीफ़ों को शेयर किया, एक दूसरे के साथ एकजुटता का भाव महसूस किया। द सेंस ऑफ बीइंग ओप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। अब जब कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशी ताकतों के खिलाफ जब संघर्ष शुरू हुआ तो एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते बनने लगे। अलग अलग जो ग्रुप थे, समुदायों के लोग थे, वो एकजुट होने लगे। उन्हें लगने लगा कि हमारे दुख तकलीफ़ों का एक ही कारण है, वो है विदेशी ताकतें जो कि यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफ़ेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। लेकिन हर क्लास और ग्रुप ने कॉलोनियलिज्म का जो प्रभाव था उसको अलग अलग तरीके से महसूस किया, यानी किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा और किसी ने मीडियम लेवल पर इस चीज़ को फेस किया। देयर एक्सपीरियंसेस वर वेरीड। उनके जो अनुभव थे वो भी अलग अलग थे। एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। तो फिर ऐसे में आज़ादी लाने का जो उनका विचार था वो भी एक जैसा कैसे हो सकता था, उसमें भी विभिन्नताएं थी। यानी हर कोई दूसरे नए नए तरीक़ों से फ्रीडम गेट करने की कोशिश कर रहा था या स्ट्रगल कर रहा था। The Congress under Mahatma Gandhi tried to force these groups together within one movement. कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अलग अलग विभिन्न समुदायों को एकजुट करने की कोशिश की, एक आंदोलन का हिस्सा बनाने की कोशिश की। बट द यूनिटी डिड नॉट अमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन कभी भी एकता बिना झगड़े के नहीं आती। यानी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों, डिफरेंट सोसाइटीज़ हों और डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं बेटा, उनको एकजुट करना इतना आसान नहीं होता। समटाइम्स उनमें क्लैशेज रहते हैं, उनके व्यूज़ मैच नहीं होते, तो वो एक दूसरे के साथ जो है एकजुट होना पसंद नहीं करते। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। आपने पिछली बुक में पढ़ा था कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है इंडिया में वो 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में उभर चुकी थी, यानी देश प्रेम की भावना का विस्तार हो चुका था 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स। इस चैप्टर में हम जो मेजर इवेंट्स पढ़ने जा रहे हैं वो स्टार्टिंग होगी 1920 से, यानी नियर अबाउट 1920 का जो फेज था उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें स्पेशली जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दो घटनाओं के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस sought टू डेवलप अ नेशनल मूवमेंट। हम ये भी खोजबीन करेंगे कि कैसे कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित किया। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। अलग अलग सामाजिक समूहों ने इस आंदोलन में कैसे भाग लिया। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। और कैसे इस देश प्रेम की भावना ने आम आदमी के मन में अपनी जगह बनाई। तो आज इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो हम पढ़ेंगे पहले विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। बी सीरियस टुवार्ड्स द रीडिंग। In the years after 1919, we see the national movement spreading to the new areas. 1919 के साल में के बाद हमने देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है नए नए एरियाज में फैल चुका था, नए क्षेत्रों में फैल चुका था। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, इसमें अलग अलग सामाजिक समूह शामिल हो चुके थे। डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, उन्होंने स्ट्रगल के नए नए तरीके ढूंढ निकाले थे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स। हम इन डेवलपमेंट्स को किस रूप में देखते हैं, यानी ये विकास जो हुआ था अलग अलग रूप से जिन्होंने मूवमेंट जो स्टार्ट किए थे, इसको हम किस रूप में देख पाएंगे। व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स रही या इसकी क्या लिमिटेशंस रही या इसको कैसे लागू किया गया, वो सब चीज़ें अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रेफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से भारत के अंदर कुछ नई आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां पैदा हो गई।
It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. इस युद्ध की वजह से भारत में जो अंग्रेजी सरकार थी उसका खर्चा बढ़ गया, उसकी रक्षा का खर्चा बढ़ गया और उस खर्चे को पूरा करने के लिए उसको वॉर लोन्स लेने पड़े, युद्ध संबंधी ऋण लेने पड़े, इंक्रीज टैक्सेज और जनता पर नए नए टैक्स लगाने पड़े। कस्टम ड्यूटीज को भी बढ़ा दिया गया, जो पहले कस्टम ड्यूटी सामान के लाने ले जाने पर जो टैक्स लगता था उसको भी बढ़ा दिया गया। एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, और नया क्या शुरू किया गया, यहाँ पर इनकम टैक्स, आय पर लगने वाला कर भी नई शुरुआत कर दी गई। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज, इन युद्ध के समय के दौरान यानी जितने साल ये युद्ध चलता रहा यहाँ पर चीज़ों के रेट जो हैं दाम बढ़ गए, डबल हो गए बिटवीन 1930 टू 1980, 1913 से लेकर 1918 के बीच में हर सामान का मूल्य बढ़ गया। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, जिसकी वजह से आम आदमी को बहुत ज़्यादा आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, और गांव वालों को मजबूर किया गया कि वो सेना के लिए अपने घर से किसी न किसी को सोल्जर बनाकर भेजें। एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, और ज़बरदस्ती गांव में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की गई, ज़बरदस्ती सेना में लोगों को शामिल किया गया, जिसकी वजह से लोगों के मन में बड़े पैमाने पर गुस्सा भर गया। वाइड स्प्रेड एंगर का मीनिंग है बड़े पैमाने पर ज़्यादा गुस्सा लोगों के मन में भर गया, क्योंकि इस तरीके से ज़बरदस्ती तो नेपोलियन ने भी जब की थी तब प्रॉब्लम आई थी। देन इन 1918 टू 1919 एंड 1920 टू 21, इन दो जो ईयर्स का जो फेज दिया गया है इसमें क्रॉप्स फेल हो गई थी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, यानी फसलें खराब हो चुकी थी, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसकी वजह से खाने के सामान की या खाद्य पदार्थों की कमी आ गई। दिस वॉज अकम्पनीड बाई एन इन्फ्लुएंजा एपेडमिक, अब यहाँ पर एक जो है बीमारी भी फैल गई है, इन्फ्लुएंजा एपेडमिक, जिसकी वजह से 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग 12 से लेकर 13 मिलियन पीपल जो है बहुत ज़्यादा फेमाइन कंडीशंस को फेस करने लगे, यानी भूखे मरने लगे और महामारी की चपेट में आ गए, यानी 120 से 130 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। People hope that their hardship would end after the war was over. लोगों को उम्मीद थी कि ये तकलीफ़ें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, जैसे ही युद्ध बंद होगा ये सब ख़त्म हो जाएगा, बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ये नहीं हुआ ऐसा। At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. इस समय पर एक नया नेता आता है और वो नए तरीके से स्ट्रगल करने के लिए लोगों को समझाता है। वो कौन है? वो हैं हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो स्टार्ट करते हैं आज उनकी भी जो लाइफ स्टोरी है, लिटिल बिट इसमें आएगी बेटा। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी जी जनवरी 1915 में भारत वापस आ चुके हैं वकालत की पढ़ाई करके और अपनी प्रैक्टिस करके, और साउथ अफ्रीका से जैसे ही वो वापस आए हैं उन्होंने एक इंडिया का पूरा टूर किया था। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फोर्ट अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजाइम विद ए नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। वहाँ पर आपने पढ़ा भी है ये चीज़ें कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में मास एजिटेशन के लिए फेमस हो चुके थे। वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी और जिसमें उनको जीत हासिल हुई थी। तो यही तरीके वो अपने साथ लेकर आए हैं और जिसको वो कहते हैं सत्याग्रह। ये कौन सा तरीका है? सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू द सर्च फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह का जो आइडिया है, विचार है, ये सच पर बल देता है और सच की खोज पर बल देता है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कोज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ओप्रेसर्स। इस सत्याग्रह के हिसाब से अगर हम चलें और महात्मा गांधी जी के इस व्यूज को हम ऑब्जर्व करें तो हमें पता लगता है कि महात्मा गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा कारण सही है और हम अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं तो हमें शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी नहीं है। हम अपने विरोधी को, उसकी अंतरात्मा को झकझोर सकते हैं अपने जो पीसफुल वेज हैं उन तरीकों से। विदाउट सीकिंग
वेगेंस और वॉयलेंस, बिना कोई हिंसा का इस्तेमाल किए। कैसे? विदाउट बीइंग एग्रेसिव, बिना गुस्सा किए। असत्याग्रह, सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वॉयलेंस, एक सत्याग्रही अहिंसा का मार्ग अपनाकर भी अपनी बात मनवा सकता है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द ओप्रेसर, विरोधी पक्ष को की आत्मा को जगाकर या उसकी अंतरात्मा को ये चीज़ महसूस कराकर कि आप किसी का गलत कर रहे हैं। इस तरीके से भी अपनी बात मनवाई जा सकती है और इसमें चाहे ओप्रेसर्स कोई भी हों उनको मनाया जा सकता है। सच की बात को झुटलाना जो है पॉसिबल नहीं होता। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ, अपने ट्रूथ को ज़बरदस्ती महसूस नहीं करवाना फिजिकल या वॉयलेंस हेल्प से, बल्कि उसकी कॉन्शियसनेस को अवेयर करना है कि यू आर रोंग, यू आर डूइंग समथिंग रोंग अगेंस्ट एनी पर्सन, यू शुड नॉट डू दिस वन। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रूथ, और इस स्ट्रगल की वजह से चाहे थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन सच जो है अंत में जीत जाएगा। ट्रूथ का मीनिंग यहाँ पर जीत हो गई, विजय हो गई, विक्ट्री हो गई। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वॉयलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। इस अहिंसा नामक धर्म से अगर हम अपनी स्ट्रगल को आगे बढ़ाते हैं, इससे हम पूरे भारत के लोगों को जोड़ पाएंगे। और बेटा यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे महात्मा गांधी जी का एक तरीका है स्ट्रगल करने के लिए कि आप व्रत रखिए किसी के अगेंस्ट, उसके धरने प्रदर्शन कीजिए या रैली मार्च निकाल कर अपनी मांगों का समर्थन कीजिए। ये वो तरीके हैं जिससे कि हम दूसरे की आत्मा को झकझोर सकते हैं, उसको रियलाइज़ करा सकते हैं कि आप गलत रास्ते में हैं। After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized सत्याग्रह मूवमेंट in various places. भारत में आने के बाद महात्मा गांधी जी ने सफलतापूर्वक कई अलग अलग जगह पर जाकर कई आंदोलन सत्याग्रह के चलाए और उनमें उनको सफलता हासिल हुई। In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. सबसे पहले 1916 में बिहार के चंपारण जिले के अंदर जो नील पैदा करने वाले किसान थे उन्होंने महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया, क्योंकि जो प्लांटेशन ओनर थे वो इनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे जो कि ये करना नहीं चाहते थे और उसके बदले में उन्हें बेनिफिट भी नहीं था, ऊपर से उनकी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो भी कम होती जा रही थी। तो यहाँ पर जब महात्मा गांधी जी जाते हैं तो इस मूवमेंट को वो सक्सेसफुल कराते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उन्हें कोई और एक्ट लागू करना चाहिए जिससे कि इन फार्मर्स की प्रोटेक्शन हो सके। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। बाद में फिर एक और सत्याग्रह उन्होंने 1917 में शुरू किया है जो कि गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किसानों की डिमांड को पूरा करवाने के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि उनकी फसल खराब हो चुकी थी, प्लेग की बीमारी वहाँ पर महामारी फैल चुकी थी और जिसकी वजह से वो अपना रिवेन्यू नहीं दे पा रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें कंपेल कर रही थी रिवेन्यू देने के लिए, और जिसका इन्होंने विरोध किया और बाद में जाकर उन किसानों को इसमें रिलैक्सेशन मिली और ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। 1918 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के अंदर कॉटन मिल वर्कर्स के फेवर में एक स्ट्रगल की, एक सत्याग्रह मूवमेंट वहाँ पर भी लॉन्च किया कॉटन मिल वर्कर्स की डिमांड को पूरा करवाने के लिए, क्योंकि जो कॉटन मिल वर्कर्स जो थे वो उनकी वेजेज बढ़ाए नहीं जा रहे थे, वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे और वर्किंग कंडीशंस बहुत पुअर थी। तो जिसके अगेंस्ट उन्हें पता चला कि महात्मा गांधी जी उन्हें सपोर्ट दे सकते हैं, तो उन्होंने उनका सपोर्ट मांगा जो कि सफल हुआ। बेटा ये जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको अभी बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट क्या था इंडियन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम पर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, जो कि इस पेज पर है 54 पेज पर, फर्स्ट आपको यहाँ पे बताया था मैंने। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन समटाइम्स पूछा जाता है, ये वाला कि व्हाट डू यू मीन बाय द सत्याग्रह, या व्हाट टाइप ऑफ नोशंस वर द महात्मा गांधी have about the सत्याग्रह।
अब यहाँ पर सत्याग्रह को डिफाइन करना है कि महात्मा गांधी जी के हिसाब से सत्याग्रह आखिरकार है क्या। नेक्स्ट जो है आप ये इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्योरी में अगर नहीं आता तो मैप में ज़रूर आता है, और मैं ये आपको करवाऊँगी मैप के थ्रू। ये मैप का पोर्शन है, हिस्ट्री का यही मैप है जो कि आपको मैंने करवाना है, इस चैप्टर में से आएगा। नेक्स्ट बेटा रोलेट एक्ट है जो कि पंजाब में लागू किया गया था, इस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं। एम्बोल्डेड with the success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide सत्याग्रह against the proposed Rowlatt Act 1919। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रोलेट एक्ट नाम का जो है एक्ट पास किया था, जिसके थ्रू पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, पॉलिटिकल लीडर्स को दबाने के लिए या उनकी एक्टिविटीज़ को कर्ब करने के लिए स्पेशल पावर्स गवर्नमेंट को या पुलिस को दे दी गई थी। और महात्मा गांधी जी अब तक जो ऊपर उन्होंने स्ट्रगल किए हैं उसमें वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो उससे वो प्रोत्साहित थे, उससे खुश थे। और महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया था कि एक पूरे देश के अंदर सत्याग्रह मूवमेंट वो भी शुरू करेंगे। और जब रोलेट एक्ट पास हुआ तो उसके खिलाफ पूरे देश में उन्होंने इस सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च करने का फैसला लिया। This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members। ये एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू जल्दी पास कर दिया गया और इंडियन मेंबर्स के अपोजिशन को इग्नोर कर दिया गया थ्रू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जिस वजह से लोग यहाँ पर दुखी थे, एक तो ये एक्ट था ही भारतीय राजनेताओं के खिलाफ, और दूसरा ये जल्दी पास किया गया, इसमें विचार करने के लिए टाइम नहीं दिया गया, और तीसरी बात पॉलिटिकल जो लीडर्स हमारे इन्वॉल्व थे उनकी सलाह भी नहीं ली गई। इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी। इस एक्ट की वजह से राजनीतिक जो गतिविधियां यहाँ पर चल रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसके खिलाफ सरकार को ज़्यादा पावर दे दी गई। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। 2 साल तक बिना कोई जांच पड़ताल किए या कोर्ट में ले जाए या कोई पेशी किए किसी भी व्यक्ति को जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर है या कोई भी व्यक्ति को शक के आधार पर जेल में डाला जा सकता है। यानी अब एक रूल होता है कि 24 आवर्स में आपको कोर्ट के सामने लाया जाता है किसी भी पर्सन को, अगर उसके ऊपर डाउट है या उस पर ये डाउट जो है क्लियर हो जाता है कि इस पर्सन ने ये काम किया है, तो उस लॉ को इग्नोर कर दिया गया। यहाँ पर ये कहा गया है कि हर वो व्यक्ति जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ था उस पर अगर शक हो जाता है तो सरकार बिना उसको कोर्ट में ले जाए या उसकी जांच पड़ताल किए उसको 2 साल के लिए जेल में डाल सकती है। तो ये एक टाइप से आर्बिट्रेरी रूल हो गया, मतलब मनमाना शासन हो गया कि जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वॉयलेंट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। इस टाइप के गैर अन्यायपूर्ण जो कानून पास हो रहे थे उस समय पर, महात्मा गांधी जी इस टाइप के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना चाहते थे, वो भी पूरे देश के अंदर, विच वुड स्टार्ट विद ए हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, जो कि 6 अप्रैल को शुरू होनी थी। एक हड़ताल के रूप में ये मूवमेंट शुरू किया जाना था। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, अलग अलग शहरों के अंदर रैलियां ऑर्गेनाइज की गई। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स, रेलवे वर्कशॉप पर जो काम करने वाले मजदूर हैं, कामगार हैं, वो भूख हड़ताल पर चले गए हैं और शॉप्स जो है बंद कर दी गई। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्केर्ड द लाइन्स ऑफ द कम्युनिकेशन सच एज द रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिस्टर्प्टेड। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्टीज। अब यहाँ पर देखिए खतरे को भांपते हुए कि एक जब ये अनाउंसमेंट हो चुकी है महात्मा गांधी जी के थ्रू कि कोई भी विद्रोह हो सकता है या महात्मा गांधी जी इस टाइप का कोई मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ऐसे में खतरे को भांपते हुए अंग्रेज सरकार ने सबसे पहले ही क्या किया, रेलवे लाइन का जो यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको बंद कर दिया गया और टेलीग्राफ लाइंस को भी डिस्टर्ब कर दिया गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि ये जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या इस टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको क्लैंप डाउन का मीनिंग है उनको दबाने के लिए, उनको चुप करके बिठाने के लिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कदम जरूर उठाएगी, स्ट्रिक्ट एक्शन वो जरूर लेगी। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम द
अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। उस समय पर जो लोकल लीडर्स थे उन्हें पकड़कर अमृतसर से पकड़ लिया गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और महात्मा गांधी जी ने जब दिल्ली से यहाँ आने की कोशिश की तो उन्हें भी रोक दिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर के अंदर एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था अंग्रेज सरकार के खिलाफ, तो उसके ऊपर जो है फायर करना शुरू कर दिया और प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने बैंक के ऊपर अटैक कर दिया, पोस्ट ऑफिस के ऊपर अटैक कर दिया, रेलवे स्टेशंस के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि पुलिस ने भी उनको शांतिपूर्ण उनका जो जुलूस निकल रहा था उसको रोकने की कोशिश की। मार्शल लॉ वाज इम्पोज और इसके खिलाफ एक नया कानून बना दिया गया, मार्शल लॉ, और जनरल डायर को पूरी कमांड इसकी दे दी गई कि जनरल डायर अब किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कब करने के लिए या पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट करने के लिए भी किसी हद तक पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आर्मी के हेड हैं उस टाइम पर, और गवर्नमेंट की सारी पावर उनके हाथों में आ गई। नेक्स्ट पेज पर बेटा 56 पेज पर आप देख रहे हैं, On 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल को 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग एक जगह है, बाग है वहाँ पर, और वहाँ पर वैसाखी का मेला लगा हुआ था। हजारों लोग वहाँ पर शामिल थे और कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी वहाँ पर शामिल थे, जो कि गुप्त रूप से अपनी एक सभा कर रहे थे कि अपने लीडर्स को कैसे छुड़ाया जाए। On this day, a large crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग। बहुत बड़ी भीड़ इस छोटे से एक बाग के अंदर शामिल हुई है। Some came to protest against the government's new repressive measures। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सरकार के नए नए जो दमनकारी कानून हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मेला देखने आए हैं, जो कि आस पड़ोस के गांव से आए हैं और उन्हें उस चीज़ की भनक भी नहीं है कि क्या कुछ इस शहर में घटित हो रहा है। Being from outside the city, many villages were unaware of the martial law that had been imposed। कई ऐसे हैं जो इस शहर के बाहर से हैं, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि शहर में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। डायर एंटर्ड द एरिया। उसी टाइम पर जनरल डायर को किसी ने सूचना दी कि इस जो है जलियांवाला बाग में बहुत सारे एक्टिविस्ट शामिल हो चुके हैं जो कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने की तैयारी में हैं। तो उसने अपनी आर्मी की हेल्प ली और वहाँ पर पहुँच गया। ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स, और बाहर निकलने के जितने भी रास्ते थे उनको बंद कर दिया। एंड ओपनड फायर ऑन द क्राउड, और उस भरी भीड़ को गोलियों का निशाना बना दिया, यानी वहाँ पर शूट करने का ऑर्डर दे दिया, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ पीपल किल्ड। यहाँ पर हजारों सैकड़ों लोग मारे गए हैं। हालांकि सरकारी जो अनुमान होते हैं वो कुछ अलग होते हैं और अखबारों के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो कुछ अलग आता है। हिज ऑब्जेक्ट as he declared later was to produce a moral effect, to create to the minds of the satyagrahis a feeling of terror and awe। बाद में उसने अपना उद्देश्य घोषित किया था। जब ये घटना घटित हो चुकी थी लोगों ने उसकी बहुत बुराई भी की और वर्ल्ड वाइड इसको जो है कंडम किया गया था। तो उसने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा था कि वो एक नैतिक प्रभाव भारतीय जनता पर छोड़ना चाहता था, खास करके उन सत्याग्रहियों पर उनके मन में वो डर बिठाना चाहता था कि अगर अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारा यही हर्ष होगा, यानी तुम्हारा यही अंजाम होगा। तो उन्हें डर कर रहना चाहिए, उन्हें गवर्नमेंट के अगेंस्ट ज़्यादा बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए। मीन्स अपनी बात रखने का कोई और तरीका होना चाहिए था, लेकिन ये वाला तरीका नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी के खिलाफ खड़े होकर षड्यंत्र रचें। तो इस टाइप से वो एक मोरल इफेक्ट छोड़ना चाहता था माइंडसेट ऑफ द इंडियंस के ऊपर। As the news of जलियांवाला बाग spread, crowds took to the streets in many Indian towns। जैसे ही जलियांवाला बाग घटना का जिक्र फैला, अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग गलियों के अंदर भीड़ इकट्ठी हो गई। देयर आर स्ट्राइक्स, यहाँ पर हड़तालें की गई। क्लैशेज विद द पुलिस, पुलिस के साथ झड़पें हुई। अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और सरकारी दफ्तरों के ऊपर जो है अटैक किया गया, उनके ऊपर धावा बोला गया।
द गवर्नमेंट रिस्पोंडेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, और सरकार क्या चुप बैठेगी, सरकार ने भी बहुत ही क्रूरतापूर्वक इनके विद्रोह को दबाने की कोशिश की, इनकी स्ट्रगल को रोकने की कोशिश की। सीकिंग टू ह्यूमिलेट, उन्हें बहुत अपमानित किया गया। टेरराइज्ड पीपल, और लोगों को डराया गया। सत्याग्रहियों को तो इतना जो है डराने की कोशिश की गई, जब उन्हें पकड़ लिया गया तो उनसे गरम सड़क के ऊपर नाक रगड़वाई जाती थी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है बेटा, आप पढ़ सकते हैं। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड, क्राउड ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में उन्हें रेंग रेंग कर चलाया गया। एंड डू सलाम सैल्यूट टू ऑल साहिब्स, जितने भी अफसर लोग वहाँ से गुजरेंगे या पुलिस वाले गुजरेंगे उनको वो सलाम ठोकेंगे। पीपल वर फ्लोग्ड एंड विलेजेज अराउंड गुजरावाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान, ये एक जगह का नाम है जो कि कभी वेस्टर्न पंजाब का हिस्सा हुआ करती थी और जो कि आजकल पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर लोगों को भगाया गया, उनको मार पीट के भगाने की कोशिश की गई, बम फेंकने की कोशिश की गई पुलिस के थ्रू, ताकि वहाँ पर जो है सिचुएशंस को कंट्रोल किया जा सके। वर बॉम्ब्ड सीकिंग वॉयलेंस स्प्रेड, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉयलेंस फैली, यानी हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी कोल्ड ऑफ द मूवमेंट, महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया। तो बेटा महात्मा गांधी जी का तो ये व्यू था ही नहीं कि वॉयलेंस यूज हो, और अगर हो रही है तो महात्मा गांधी जी हमेशा इस चीज़ को रोक देते हैं वहीं पर, जब भी उन्हें लगता है कि ये चीज़ अगेंस्ट जा रही है। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to the cities and towns. जब ये रोलेट सत्याग्रह चल रहा था, बड़े पैमाने पर फैला हुआ था, तो उस दौरान कुछ ऐसे शहर थे और कुछ गांव तक ही फैल पाया था। बाकी शहरों और गांव तक इसकी भनक भी नहीं लगी कि इस टाइप का कोई रोलेट सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया गया है महात्मा गांधी के थ्रू। तो महात्मा गांधी जी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि पूरे भारत में बड़े पैमाने पर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए, क्योंकि ये सत्याग्रह के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है। But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims close together. उनको ये भी साथ ही साथ महसूस हुआ, इस मूवमेंट के थ्रू उन्होंने असेसमेंट किया कि क्या क्या कमी रही। एक तो ये कि ये सत्याग्रह मूवमेंट जो है कुछ लिमिटेड सिटीज़ और टाउन्स तक ही रहा, यानी वहीं तक फैल पाया। आम जनता, जो पूरे भारत की जनता, उसको पता भी नहीं था। दूसरा कारण उन्होंने ये देखा कि अगर इस टाइप का बड़ा आंदोलन अगर मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत में शुरू किया जाए, तो उसके लिए हिंदू मुसलमानों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, यानी यूनिटी ऑफ द हिंदू मुस्लिम वो फील करने लगे थे। वन ऑफ डूइंग दिस, और इसको करने के लिए, यानी हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता लाने के लिए, ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू। उस समय पर जो खिलाफत मुद्दा बना हुआ था, मुसलमान न्याय की मांग कर रहे थे अपने खलीफा के लिए, जो कि टर्की एम्पायर का रूलर था, जिसको वो अपना गुरु मानते थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसकी हार के बाद उसे एक इंसल्टिंग जो है ट्रीटी साइन करवाई गई थी, और उसके जो एम्पायर था उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया था अमंग द जो यहाँ पर जो जितने अलग अलग देश थे, यूरोपियन पावर्स थे जिन्होंने इसको हराया, उन सब ने इसके एम्पायर को पूरा डिवाइड कर लिया। तो ये सारा एक इंसल्ट थी